माँ बाप ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी इकलौती बेटी के नाम कर दी और अपने बेटे को ऐसे ही छोड़ दिया। जब बेटे को ये बात पता चलती है तो वो एकदम से अपने घर आता है और घर आकर माता पिता से अपना हिस्सा मांगने लगता है और कहता है कि या तो आप दे दो वरना मैं कोर्ट केस कर दूंगा और कोर्ट के थ्रू अपने हिस्से को ले लूंगा। इस बात को सुनकर माँ के अंदर जो काफ़ी दिनों से गुस्सा भरा हुआ था वह एकदम से फूट पड़ता है और वह अपने बेटे को एक जोरदार चांटा लगाती है और बेटा और बहू के हाथों को पकड़कर उन्हें घर से बाहर खड़ा करके उनके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देती है। कौन थी वह माँ और किस वजह से उसने ये सब कुछ किया था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ग्वालियर के पास ही के गांव में एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता, एक उनका लड़का है और एक उनकी लड़की है। लड़के का नाम रवि होता है और लड़की का नाम होता है शिवानी। रवि और शिवानी में 2 साल का फर्क है, यानी कि जो रवि है वो 2 साल बड़ा है और शिवानी 2 साल छोटी है। इसके बाद जो माता पिता होते हैं वो दोनों बच्चों को मिलकर एक साथ पाल रहे होते हैं और अच्छी तरह से उनकी परवरिश में कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। रवि के जो पिता होते हैं रामकिशन, उनकी एक दुकान होती है परचूने की छोटी सी, और उस दुकान को चलाकर वह अपने परिवार का भरण पोषण किया करते हैं। साथ में उनके पास कुछ पुश्तैनी जमीन है जिस पर वो खेती बाड़ी करके अच्छा खासा पैसा कमा लिया करते हैं। यानी कि परिवार के अंदर किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं थी। माता पिता भी बड़े अच्छे थे और दोनों बच्चे भी दिल लगाकर अपनी पढ़ाई लिखाई करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो रवि होता है वह पढ़ाई लिखाई करने के बाद ग्वालियर की एक कंपनी में काम करने लगता है और वहीं पर अच्छा खासा पैसा कमाने लगता है। जब बेटा कमाने लगता है तो माता पिता बड़े ही खुश होते हैं और उसके बाद उसकी शादी की चिंता करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे वो ये बात अपने बेटे से करते हैं तो बेटा एकदम से मना कर देता है और कहता है कि माँ बाबूजी, मैंने अपने लिए लड़की ढूंढ रखी है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। अब इस बात को सुनकर जो माता पिता होते हैं वो एकदम से पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा तू ये क्या कह रहा है, हमने बड़े ही सपने सजोए थे तेरी शादी के लिए और हमने तो कई जगह बात भी कर ली हैं। लेकिन बेटा साफ साफ बोल देता है कि माँ बाबूजी, मेरी कंपनी में एक लड़की काम किया करती है जिसका नाम पूजा है और मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार किया करता हूं और वो भी मुझसे प्यार करती है, तो मैं उसी से शादी करूंगा। आप लोग भले ही कहीं भी मेरी बात मत करो और मैं उसी से शादी कर लूंगा। इस बात को सुनकर माता पिता के मान मर्यादा मर तो गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो रही सही इज्जत को समेटने के लिए कहने लगते हैं कि ठीक है बेटा, अगर तू इससे शादी करना चाहता तो बेशक इसी से शादी कर ले, लेकिन यहां पर ऐसा दिखाना जैसे तुम दोनों की अरेंज मैरिज हो और मुझे बताओ कि उनके माता पिता कहां रहा करते हैं। इसके बाद जो रवि होता है वह थोड़ी देर तक इस बारे में सोच विचार करता है और कहता है कि ठीक है, चलो आपकी इतनी इच्छा पूरी कर देता हूं और कोई भी दिक्कत नहीं है। और उसके बाद इन दोनों की जो लव मैरिज होती है वो अरेंज मैरिज में तब्दील करके घर वालों ने करवा दी थी। शादी के अंदर मेहमान आए हुए थे, शादी का घर था तो सभी लोग बड़े ही खुश थे। शादी होने के बाद नई दुल्हन घर के अंदर आती है और सभी लोग हंस खिलखिलाकर काफी ज्यादा हंसी मजाक कर रहे थे, क्योंकि शादी के घर के अंदर का माहौल इसी तरह का हुआ करता है। तभी अचानक से जब शादी से अगले ही दिन सुबह सुबह दुल्हन उठकर अपने कमरे से बाहर निकलती है तो अचानक से सभी लोगों की आंखें फटी के फटी रह जाती हैं जो उस घर के अंदर थे। यानी कि यहाँ पर रामकिशन के कुछ रिश्तेदार थे, रवि के रिश्तेदार थे और साथ में जो रामकिशन और उसकी पत्नी और यहाँ पर जो रामकिशन की बेटी होती है वो सभी लोग बहू को इस रूप में देखकर पूरी तरह से हैरान हो गए थे, क्योंकि बहू ने हाफ निकर पहन रखा था और उसके ऊपर टी शर्ट डाल रखी थी और उबासियां लेती हुई कमरे के अंदर से बाहर निकल रही थी। ना तो उसने कोई मेकअप कर रखा था और ना ही कोई ज्वेलरी पहन रखी थी। जैसे रवि की माँ अपनी बहू के इस रूप को देखती है तो एकदम से पूरी तरह से हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि बहू ये सब क्या है और कहां है तुम्हारा श्रृंगार और इस तरह से तुम कमरे से बाहर क्यों निकल आई। रवि के जो पिता होते हैं रामकिशन, वह तो इस सबको देखकर अपना सर नीचे की तरफ करके घर से बाहर ही निकल गए थे और यहाँ पर जो और कुछ मेहमान थे वह भी चुपचाप बाहर निकल गए थे, क्योंकि गाँव का माहौल था और गाँव के अंदर ये सब कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं था। इतनी देर में उसकी बहू कुछ कह पाती उससे पहले उसका बेटा रवि बाहर आ जाता है और कहने लगता है कि माँ देखो, ये मेरी पत्नी है और हम दोनों ने लव मैरिज की है, तो हमारे बीच में ये सब चीज नहीं होगा कि पर्दा करना या फिर ऐसे वैसे कपड़े ना पहनना। हम लोग खुलकर अपनी जिंदगी को जिएंगे क्योंकि ये जिंदगी हमें मिली है और हम अपने हिसाब से जिएंगे। इस बात को सुनकर माँ पूरी तरह से हैरान हो जाती है और अपने बेटे को धमकाते हुए कहने लगती है बेटा यहाँ पर ये सब कुछ नहीं चलेगा, गाँव के अंदर सभी लोग हमारे बारे में बातें बनाएंगे और तुम्हारे पिता की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन तभी यहाँ पर जो पूजा होती है वो एकदम से फटाक से बोलने लगती है, कहती है देखो माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, इन कपड़ों की वजह से इज्जत नहीं हुआ करती, इज्जत तो वैसे ही काफी हो जाती है और कपड़ों का क्या, कपड़े तो पहनने हैं, शरीर को ढकने लायक कपड़े मैंने पहन रखे हैं, तो इनसे भला आपकी इज्जत का क्या लेना देना।
इस बात को सुनकर माँ को बड़ा ही बुरा लगता है और वह फाइनल फैसला अपने बेटे बहू को सुना देती है। कहती है कि देखो, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो मान मर्यादा में रहना होगा और इस तरह से तुम यहाँ पर नहीं रह सकते। लेकिन वहीं पर जो रवि होता है वह अपनी पत्नी की ओर लेने लगता है और बात कुछ ज्यादा ही बिगड़ जाती है। माँ भी फाइनल फैसला सुना चुकी थी और इसके बाद जो रवि होता है वह भी अपना फाइनल फैसला सुना देता है। कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम लोग अभी के अभी ये घर छोड़कर जा रहे हैं। हम लोग अच्छा खासा कमाया करते हैं और अपनी जिंदगी को आराम से व्यतीत कर लेंगे और हमें तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। माँ इस बात को सुनकर अंदर तक टूट जाती है, लेकिन बाहर से वो स्ट्रांग होने का दिखावा करती है जिससे उसके बेटे को लगे कि वो गलती कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो बेटा होता है वह उसकी भावनाओं को महसूस नहीं करता है और उसी दिन अपना पूरा सामान पैक करता है और सामान पैक करने के बाद वहां से निकल जाता है। माँ जब बेटा यहाँ से चला गया था अपनी पत्नी को लेकर तो अपने कमरे के अंदर अपने आप को बंद करती है और फूट फूट कर रोने लगती है। इधर और लोगों को जब ये बात पता चलती है तो गांव वाले इस बारे में बातें बनाने लगते हैं, क्योंकि सुबह सुबह जब नई दुल्हन घर से बाहर निकली थी तो उस समय एक पड़ोसन भी थी और पड़ोसन ये सब कुछ अपनी आंखों से देख लेती है और बाहर कान लगाकर उसने सारी बातें सुन ली थी। गांव के अंदर ये बात फैलती है और ये बातें घूमकर रवि के पिता रामकिशन की तरफ भी आने लगती हैं और जब रामकिशन इन बातों को सुनता है तो उसे इन बातों का बड़ा ही दुख होता है और इस दुख के चलते वह काफी ज्यादा बीमार रहने लगता है। बीमारी के चलते अब वह कमाने के लिए भी नहीं जा पाता है और यहाँ पर जो घर की बेटी होती है शिवानी, वह अपने माता पिता को खूब समझाने की कोशिश करती है कि माँ बाबू जी, भैया भाभी को मना कर ले आओ, कोई बात नहीं, कपड़े तो पहन रही है। लेकिन यहाँ पर जो शिवानी के पिता होते हैं रामकिशन, वह साफ साफ मना कर देते हैं, कहते कि नहीं बेटी। इस बात को सुनकर जो शिवानी होती है वह भी चुपचाप रह जाती है और इसके बाद वह अपने माता पिता की देखरेख करने का खुद जिम्मा उठाती है, क्योंकि उसे पता है कि उसके भैया काफी ज्यादा गुस्से वाले हैं और वो कभी भी लौटकर नहीं आने वाले हैं। इसी वजह से शिवानी अपने माता पिता के लिए बाहर भीतर के जितने भी काम हुआ करते हैं उन सभी कामों को किया करती है एक लड़का बनकर और धीरे धीरे वह भी शादी के योग्य हो जाती है। अब पिता बीमार हैं और बीमारी के चलते उन्हें चिंता सताने लगती है कि अब मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगा, क्योंकि अब तक उन्होंने जितनी भी जमा पूंजी इकट्ठी कर रखी थी वो अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई में और साथ में उसकी शादी में लगा दी और सोचा कि बेटा तो नौकरी किया ही करता है, उसके पैसों से बेटी की शादी हो जाएगी और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर बेटा उन्हें ऐसे छोड़कर चला गया था और उसके बाद उसने एक फोन तक भी नहीं किया था। माता पिता इस बात से काफी ज्यादा परेशान होते हैं और तभी जो शिवानी के पिता रामकिशन होते हैं वो एक बहुत ही कड़ा फैसला लेते हैं। वो सोचने लगते हैं कि पुश्तैनी जमीन में से कुछ हिस्सा बेच देता हूं और उससे अपनी बेटी की शादी करा दूंगा और शादी होने के बाद ये अपने घर चली जाएगी और हम लोग अपना जीवन जैसे तैसे व्यतीत कर लेंगे। यह बात सोचकर वह इस बात का मन बना लेते हैं और इधर उधर अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते उन्हें एक लड़के का रिश्ता मिल भी जाता है और माता पिता उस लड़के से शिवानी की शादी तय करा देते हैं। लेकिन यहाँ पर शिवानी लड़के से मिलने का फैसला करती है और कहती है कि माँ बाबू जी, एक बार मुझे अपने होने वाले पति से कुछ अकेले में बात करनी है और उसके बाद ही मैं हामी भरूंगी। इस बात को सुनकर माता पिता भी एग्री हो जाते हैं और दोनों बच्चों की मीटिंग करा देते हैं। मीटिंग के दौरान जो शिवानी होती है वह अपने होने वाले पति से साफ साफ बोल देती है कि देखिए, मेरे भैया भाभी तो रूठ कर अलग रहा करते हैं, लेकिन माता पिता की देखभाल मुझे ही करनी होगी। तो इसके बाद मैं चाहती हूं कि मैं शादी के बाद नौकरी करूं ताकि आपके घर वाले भी कुछ ना कह सकें और मैं अपने माता पिता की देखभाल अच्छी तरह से कर सकूं। इस बात को सुनकर जो उसका होने वाला पति होता है वह थोड़ी देर तक सोच विचार करता है और सोच विचार करने के बाद कहता है कि मुझे इससे कोई भी आपत्ति नहीं है। अगर तुम अपने माता पिता की देखभाल शादी के बाद भी करना चाहती हो तो कैसे भी कर लेना, क्योंकि मेरे बड़े भैया हैं, उनकी भी शादी हो चुकी है। तो जो मेरी भाभी है वो मेरे माता पिता की देखभाल अच्छे से कर लिया करती है। तुम चाहो तो तुम यहीं पर रहकर अपने माता पिता की देखभाल भी कर सकती हो। इस बात को सुनकर जो शिवानी होती है वो एकदम से खुश हो जाती है और शादी के लिए हामी भर देती है। यहाँ पर जो माता पिता होते हैं दोनों बच्चों की धूमधाम और रीति रिवाजी के साथ शादी करा देते हैं। लेकिन इस शादी में शिवानी का भाई बिल्कुल भी नहीं आता है और उसने तो एक तरह से माता पिता और अपने परिवार से दुश्मनी सी बांध ली थी। यहाँ तक कि जो यहाँ पर रामकिशन जी होते हैं उन्होंने अपने एक रिश्तेदार को भेजा भी था कि उसे ले आओ, लेकिन उसने आने से साफ साफ मना कर दिया था और कहा था कि जब वो लोग हमें ऐसे कपड़ों में देख ही नहीं सकते तो हम वहां पर जाकर क्या करेंगे, क्योंकि मेरी माँ ने मेरी पत्नी का अपमान किया है। इस बात को कहकर वह आने से मना कर देता है और माता पिता इस बात को देखकर काफी ज्यादा दुखी तो होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी की शादी करा देते हैं। शादी के बाद जो शिवानी होती है वह अपने ससुराल तो चली जाती है, लेकिन उसके बाद वह अपने गांव के पास ही एक स्कूल में नौकरी ढूंढ लेती है ताकि वह अपने माता पिता के पास रह सके और उनकी देखभाल अच्छी तरह से कर सके। इससे घर वालों को भी दिक्कत नहीं होगी, उसके ससुराल वालों को, और वह यहां पर रहकर अपने माता पिता की देखभाल कर सकती है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और अब तक जो शिवानी का भाई होता है रवि, उसको घर से जाए हुए तकरीबन 4 साल बीत गए थे। 4 साल
के दौरान जो शिवानी की माँ होती है उसने कई बार अपनी एक जानने वाली सहेली को भेजा था कि ऐसा कर तू बातों ही बातों में उसका अंदाजा ले कि बेटा यहाँ पर आ जाए और परिवार को संभाले, क्योंकि अब उसके पिता की तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगी है। लेकिन बेटा बार बार उनसे मना कर दिया करता और कहा करता कि मेरी तरफ से तो वो जिंदा ही नहीं है और मुझे क्या मतलब उनकी तबीयत खराब है या कुछ भी है। इन बातों को सुनकर माँ अंदर ही अंदर घुटने लगती है और जब दोनों पति पत्नी इस बात को बतियाते हैं तो उन्हें अपने बेटे पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और बहुत ही ज्यादा दुख होता है कि ऐसे बच्चे को हमने लाड चाप से पाल पोस कर बना किया जो हमारे बुढ़ापे में सहारा नहीं बन सकता। वो तो अपनी पत्नी के पल्लू से बंधा हुआ है और पूरी तरह से उसके कहे अनुसार चला करता है। यह बात उन्हें अंदर तक हिला देती है और जैसे ही उनके बेटे को यहां से जाए हुए 4 साल होते हैं और बेटी की शादी को 2 साल होते हैं तो उसी दौरान जो माता पिता होते हैं वो एक बहुत ही कड़ा फैसला लेते हैं, जो फैसला शायद अब फिलहाल रवि को हिलाने वाला था। माता पिता ने फैसला लिया था कि वो अपनी सारी पुश्तैनी जमीन और सारी प्रॉपर्टी, जितना भी कोई बैंक बैलेंस है, जो भी कुछ रुपया पैसा उनके पास है, वो सारा कुछ अपनी बेटी शिवानी के नाम कर देंगे और उसी को अपना असली वारिस मानेंगे, क्योंकि बेटे ने बुरे वक्त में उनका बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। तो इसी वजह से वो अपनी बेटी को ही सब कुछ देना चाहते हैं। यह फैसला करके रामकिशन जी गांव के एक पढ़े लिखे व्यक्ति के पास जाते हैं जो कि इन मामलों में काफी ज्यादा आगे बढ़ा हुआ था और उससे इस बात के बारे में चर्चा करते हैं। जब गांव का वह व्यक्ति इस बात को सुनता है तो पहले तो उनसे मना करता है कि ऐसा मत करो, लेकिन यहां पर रामकिशन जी अपना मन बना चुके थे। वो कहने लगते हैं कि आप ये बताओ कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। तो उसके बाद वो व्यक्ति कहने लगता है कि आराम से हो सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप चाहे जिसे अपनी प्रॉपर्टी दे सकते हो। अगर उसने आपकी सेवा नहीं की तो वो प्रॉपर्टी का हकदार बिल्कुल भी नहीं होता है और इसके कई तरह के कानून भी हैं। इस बात को सुनकर रामकिशन जी वापस अपने घर चले जाते हैं, लेकिन तभी ये बात एक ऐसे व्यक्ति को सुन जाती है जो व्यक्ति यहां से रवि को बातें बताया करता था उसके परिवार के बारे में, क्योंकि रवि भले ही दूर रह रहा था लेकिन वो अपने परिवार की हर बात से वाकिफ होता था। उसने अपने एक दोस्त को ये बातें कह रखी थी। जैसे रवि के दोस्त को ये बातें पता चलती हैं कि किस तरह से उसके पिता उसकी बहन को पूरी प्रॉपर्टी देना चाहते हैं तो एकदम से रवि के तन बदन में आग लग जाती है और वह जैसे अपनी पत्नी को यह बात बताता है तो उसकी पत्नी कहने लगती है कि ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे, प्रॉपर्टी में तुम्हारा भी हिस्सा है क्योंकि तुम उनके बेटे हो और तुम्हें वो प्रॉपर्टी जरूर से देंगे। इस बात को कहकर दोनों पति पत्नी पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं दूसरे दिन उस घर में जाने के लिए। अब दूसरे दिन रविवार था और रविवार के दिन दोनों पति पत्नी जाकर एकदम से अपने माता पिता का गांव वाले घर का दरवाजा खटखटा देते हैं और जैसे यहां पर दरवाजा खटखटाया गया था तो यहां पर जो मां होती है वह दरवाजा खोलती है और सामने अपने बेटा और बहू को देखती है तो एकदम से ना तो उसे कोई खुशी थी और ना ही इस बात का गम था कि ये लोग यहां पर आ गए। तभी जो रवि की पत्नी पूजा होती है वो अपने पति के कान में कहने लगती है, देखा आज तक भी उतना ही घमंड है जितना पहले था और बिल्कुल भी इस बात को नहीं सोचा कि बेटा बहू इतने दिन बाद आए हैं तो हंसकर उनका स्वागत करे। मां दरवाजा खोलने के बाद अंदर चली जाती है और इसके बाद जो बेटा होता है वह एकदम से चिल्लाते हुए घर के अंदर आता है और कहने लगता है कि मां मैं ये क्या सुन रहा हूं, क्या ऐसा ही है कि आप सारी प्रॉपर्टी को बहन के नाम करा रहे हो? तो उसके बाद मां कहने लगती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना है और हम दोनों सारी प्रॉपर्टी को तुम्हारी बहन के नाम करा रहे हैं और तुम्हें इस प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं मिलेगा। इस बात को सुनकर बेटा झिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम लोग ऐसा करोगे तो कोई मैं छानी थोड़ी ना बैठूंगा, मैं कोर्ट केस कर दूंगा और कोर्ट केस करने के बाद तुम्हें मजबूरन वो प्रॉपर्टी मुझे देनी होगी। इस बात को सुनकर मां उससे कहती है कि बेटा इन सभी बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है और तुम ऐसा करो अपनी पत्नी को लेकर यहां से चले जाओ, तुम्हें जो करना है वो कर लो, हम तुमसे कोई भी काम के लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन प्रॉपर्टी तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। इसके बाद बेटा और भी जोर जोर से चिल्लाने लगता है और एक तरह से बखेड़ा सा खड़ा करने लगता है। तभी जो मां होती है उसका पूरा के पूरा जो अब तक गुस्सा भरा हुआ था वो एकदम से फूट पड़ता है और वह अपने बेटे को खरी खोटी सुनाने लगती है। कहती है कि किस बात की प्रॉपर्टी तुम्हें चाहिए जिसके लिए तुम कोर्ट जाना चाहते हो? अगर कोर्ट जाना तो बेशक से चले जाओ, तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, हम जिसे चाहे उसे प्रॉपर्टी दे सकते हैं। अपना वो होता है जो अपने से काम करे और तुम हमारे अपने हो ही नहीं। शादी के बाद तुरंत तुम अपनी पत्नी के साथ यहां से बाहर चले गए और वहीं पर उसके साथ रहा करते हो। क्या अभी तक तुमने देखा है कि माता पिता की तबीयत के बारे में जानकारी लूं या फिर तुम कभी हमसे मिलने के लिए आए हो? अब जब पता चला कि प्रॉपर्टी को माता पिता बहन के नाम करने वाले हैं तो एकदम से आ गया प्रॉपर्टी के लालच में दो मिलाता हुआ अपनी पत्नी के साथ। यही है ना वो जिसके ऊपर तू हमें छोड़कर गया था, तो कोई बात नहीं, अब इसी के साथ रह ले और इसके पिता ही तुम्हें कुछ ना कुछ दे देंगे और उसके सहारे से अपना जीवन व्यतीत कर लेना, लेकिन मैं तुम्हें इस प्रॉपर्टी में से एक फूटी कौड़ी तक नहीं देने दूंगी, ये मेरा फाइनल फैसला है। इसके बाद जो बेटा होता है वह भी उससे उल्टा लड़ाई करने लगता है और कहने लगता है कि ऐसा क्या हुआ है तुम्हें जो तुम्हें मुझे देखने के लिए आना था, और रही बात तुम्हारी देखभाल करने की तो तुम लोग अभी सही सलामत बने हुए हो तो तुम्हें देखभाल की कोई भी जरूरत नहीं है। इस बात को सुनते ही एकदम से मां को और भी गुस्सा आता है और वो एकदम से उसका हाथ पकड़ती है और अपने पति के पास ले जाती है। पति जो कि काफी ज्यादा बीमार थे और उनसे ढंग से बोला भी नहीं जा रहा था, वह बिस्तर में पड़े हुए थे और उनके पास ले जाकर कहने लगती
कहती है कि देख अपने पिता को, इनकी हालत देखकर तुम्हें लग रहा है कि हम लोग सही हैं और अपनी देखभाल अपने आप कर सकते हैं। वो तो भला हो मेरी बेटी का, जो मेरी बेटी ने मेरे लिए इतना कुछ किया और हमारे घर का बेटा बनकर उसने सारी जिम्मेवारियां निभाई हैं। अगर हमारी बेटी नहीं होती तो हमारा जीवन तो कब का समाप्त हो गया होता। वो तो भला हो ऊपर वाले का, मेरे घर में उसने एक बेटी दे दी, जिस बेटी ने हमारी जिंदगी को संवार दिया। तभी जो रवि की पत्नी पूजा होती है वह यहाँ पर कुछ बोलने लगती है, तो यहाँ पर जो सास होती है वो कह देती है कि देखो मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं रवि से बात कर रही हूँ और इसी के साथ मुझे बात करनी है, मैं तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती। लेकिन यहाँ पर पूजा भी उल्टा उससे लड़ाई कर देती है और कहती है कि मैं तुमसे बात क्यों नहीं कर सकती, जब तुम मेरे पति से बात कर सकती हो तो मैं तुमसे जरूर से बात करूंगी। इस बात को सुनकर रवि चुपचाप खड़ा हुआ था और तभी जो माँ होती है वह अपने बेटे की तरफ देखने लगती है, लेकिन बेटा कोई भी रिएक्ट इस बात पर नहीं करता है। और उसके बाद जो माँ होती है कहने लगती है कि ठीक है तेरा पति है ना, तो तुझसे और तेरे पति से हमें कोई भी वास्ता नहीं रखना है। और इसके बाद जो रवि की माँ होती है वह दोनों को हाथ पकड़ती है और हाथ पकड़ने के बाद उन्हें दरवाजे से बाहर खड़ा कर देती है और उनके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देती है। बंद दरवाजे के अंदर से कह देती है कि पिछले 3 साल से हमने तुमको मरा हुआ समझ रखा था, क्योंकि 1 साल तक तो हमने तुम्हारी राह देखी थी कि बच्चे हैं, नादानी में गलती हो गई और ये लौटकर वापस आ जाएंगे। लेकिन जब तुम वापस नहीं आए लौटकर, तो उसके बाद हम लोगों ने तुम्हें मरा समझ लिया। और जब तुम बिल्कुल भी हमारी कदर नहीं कर रहे हो तो उसके बाद यहां पर दोबारा से अपनी शक्ल दिखाने की कोशिश मत करना और चले जाओ यहां से। ऐसा कहकर मां ने बेटा और बहू को घर से बाहर निकाल दिया था। और जब इस घर के अंदर जोर जोर से आवाजें हो रही थी तो गांव के कुछ लोग भी एकत्रित हो गए थे। रवि बाहर गांव के लोगों के निगाहों को देख रहा था और देखने के बाद बहुत कुछ उसके समझ में आ रहा था कि मानो वो ये कह रहे हो कि सही किया, ऐसे के साथ ऐसा ही करना चाहिए। अब तक रवि पूरे घमंड में था, लेकिन जब उसकी पूरी प्रॉपर्टी एक झटके में उसके हाथ से जाती हुई दिखाई दे रही है, बात को सोचकर जो रवि होता है अपना सर नीचे करता है और वहां से निकल जाता है। जब वह रास्ते में चलता हुआ जा रहा था तो एकदम से उसकी पत्नी जो पूजा होती है वो उससे कहने लगती है, देखा बुढ़िया का बिल्कुल भी घमंड कम नहीं हुआ है और आज भी उसने हमारे साथ ऐसा कर दिया, इसको तो मजा चखाते हैं और कोर्ट में चलते हैं। लेकिन तभी जो रवि होता है वह एकदम से अपनी पत्नी की तरफ देखता है और एक जोरदार चाटा अपनी पत्नी को लगा देता है। कहता है कि तुम्हारा ही तो किया धरा है, इतनी सारी प्रॉपर्टी अब मैं कैसे कमाऊंगा, जीवन निकल जाएगा, लेकिन इस प्रॉपर्टी का एक हिस्सा भी मैं नहीं कमा सकता जो प्रॉपर्टी आज बहन के नाम करने जा रहे हैं। इसके बाद रवि की पत्नी पूजा कुछ कहना चाहती है, लेकिन वह धमका कर उसे चुप कर देता है और कहता है कि अगर तुम अच्छे कपड़े पहन लेती तो क्या बुरा हो जाता, अगर तुम माता पिता के साथ मिलकर रह लेती तो क्या बुरा हो जाता। इस बात को सुनकर पत्नी के दिमाग में भी यह बात आने लगती है कि मेरा पति सही कह रहा है और उसके बाद वह चुपचाप उसके पीछे चलने लगती है। कहती है कि फिर अब क्या करना चाहिए। तो उसके बाद रवि कहता है कि अब बस एक ही रास्ता है, हम लोग वहां पर जाते हैं जहां पर मेरी बहन की शादी हुई है, क्योंकि संडे को वो अपने घर होगी और वहां पर उससे बात करते हैं, वो लोग चाहें तो हमारी प्रॉपर्टी हमें दिला सकते हैं। इसके बाद पत्नी भी इस बात से सहमत होती है और दोनों पति पत्नी सीधा अपनी बहन के ससुराल में चले जाते हैं। और वहां पर उनकी बहन जो कि कुछ काम कर रही थी, जैसे अपने भाई को अपने दरवाजे पर देखती है तो एकदम से हैरानी भरी दृष्टि से उसकी तरफ देखने लगती है। कहती है कि भैया आप यहां पर कैसे, वो भी भाभी के साथ। तो इसके बाद जो भाई होता है एकदम से अपनी बहन के सामने हाथ जोड़ता है और कहता है कि बहन हमें माफ कर दे और कैसे भी करके माता पिता को समझा दे, वो हम लोगों को माफ कर दे और अपने पास रख ले। मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जैसा कुछ मैंने किया है और मैं अच्छी तरह से उनकी देखरेख करूंगा। अब यहाँ पर जो शिवानी के ससुराल वाले होते हैं वह उनकी इस बात को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिलहाल रवि और उसकी पत्नी और शिवानी के पूरे ससुराल वाले सभी के सभी एक साथ वहां से गांव में जाते हैं और गांव में जाकर उन्हें माफ करने के लिए कह देते हैं। अब यहाँ पर पहले तो मना करती है, लेकिन धीरे धीरे जब गांव के कुछ लोग और उनके साथ आ जाते हैं और कहते हैं कि बच्चों से गलती हो गई, अब वो कह तो रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक कर लेंगे तो कोई बात नहीं, इन्हें माफ कर दो। तो उसके बाद रवि की मां कहने लगती है कि ठीक है माफ तो मैं कर दूंगी, इस घर में भी रह लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी मैं किसी के भी नाम प्रॉपर्टी नहीं करूंगी और प्रॉपर्टी का हिस्सा अपने आप ही किसी ना किसी के नाम जाएगा, क्योंकि ये सब कुछ प्रॉपर्टी की वजह से हो रहा है और इसी वजह से मेरा बेटा और मेरी बहू मेरे घर पर आए हैं। इस बात को सुनकर गांव वाले भी इस बात से सहमत होते हैं और कहते हैं कि ठीक है प्रॉपर्टी को नाम करने की कोई जरूरत नहीं है और तुम ऐसा करो अपने बच्चों को अपने पास रखो, अगर ठीक ठाक लगे तो कोई बात नहीं, इनको भी एक हिस्सा दे देना, अगर ठीक ठाक नहीं लगे तो अपने पूरे हिस्से की जमीन को बेटी के नाम कर देना। इस बात से मां भी सहमत हो जाती है और उसके बाद बेटा बहू उसी घर के अंदर रहने लगते हैं और माता पिता की सच में ही सेवा करने लगते हैं। धीरे धीरे जब कुछ दिन बीतते हैं तो कुछ दिनों में उन दोनों को भी समझ में आ जाता है कि अकेला रहने से कोई फायदा नहीं है, परिवार के साथ रहते हैं तो काफी ज्यादा अच्छा होता है। इसके बाद उनके अंदर के जितने भी गुस्से थे या कोई भी बात गिला शिकवा उन सभी के बीच में थी वो सारी के सारी खत्म हो जाती है और आज तक भी यहाँ पर रवि और उसकी पत्नी पूजा अपने सास ससुर की अच्छे से देखभाल कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है, ये कहानी आपको इसलिए सुनाई
सुनाए जाते हैं ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।